हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी यूपीएससी pdf.com। आज जो भी बच्चे डायरेक्ट हमारी वीडियो देख रहे हैं ये यूट्यूब पे, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके प्रॉपर नोट्स बने हुए हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है sscupscpdf.com पे। तो जो भी हम यूट्यूब पे समझा रहे हैं तो आपको उसको पॉज कर करके बार बार लिख के नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम वीडियोस सिर्फ इसी पर्पस से बना रहे हैं कि जो भी हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं या जो भी हमारे पास नोट्स है हम उसको अच्छे से समझा पाएँ, वो मैसेज आपके पास इजीली कन्वे हो पाए। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना यूट्यूब को वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाने में। मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी मैं समझा रहा हूँ उस टॉपिक को अच्छे से समझिए और समझने के बाद ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अपनी श्योरिटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहेंगे कि ये टॉपिक मेरा प्रॉपर ख़त्म हो चुका है और मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ। चलो आज का टॉपिक है माउंटेन्स। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें डिस्कस करते हैं माउंटेन्स के बारे में। क्या है माउंटेन्स? जैसे हमारा नॉर्मल एलिवेशन अर्थ का जहाँ पे भी होता है, नेचुरल हमारी अर्थ है, लैंड फॉर्म है, कहीं पे भी ऐसे करके ट्रायंगल शेप में माउंटेन्स बने हुए होते हैं। तो वो क्या है? नेचुरल हमारा जो बेस बना हुआ है उसके ऊपर जहाँ पे भी एलिवेशन खड़ी हो जाती है नेचुरली, ठीक है, तो वो माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि माउंटेन्स ऊपर से नैरो होते हैं और नीचे से ब्रॉड होते हैं। ऐसे ट्रायंगल जब बनता है तो ये ऊपर से तो नैरो हो गया ये, और नीचे से ब्रॉड हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। कई सारे माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जो क्लाउड से भी ऊपर जाते हैं, ये भी हमें पता है, बहुत बेसिक बात है। फिर उसके बाद ये चीज़ आपको पता होगी कि जैसे जैसे हम माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे हम माउंटेन्स पे ऊपर चढ़ते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। कुछ लोग वैष्णो देवी गए होंगे, कोई लद्दाख गया होगा, कोई कहीं घूमने गया होगा, शिमला मसूरी कहीं पे भी। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब जब हम हिल पे जाते हैं तो वहाँ पे जाने से क्या होता है, टेम्परेचर लो होता हुआ चला जाता है और जैसे जैसे हम वापस आते हैं फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब हम माउंटेन्स पे देखते हैं तो यहाँ पे जो इसकी टॉप है, ये टिप जो बनी हुई है इसकी, यहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है। इस एरिया में पूरे ये पहाड़ जो है हम देखते हैं कई बार बर्फ जमी हुई रहती है। तो वो जो बर्फ जमी हुई रहती है इसे कहते हैं ग्लेशियर्स। और क्या फायदा होता है इस बर्फ से? जब ये बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो इससे हमारी लैंड के ऊपर पानी आता है रिवर्स के साथ। वो हम रिवर्स के चैप्टर में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, किसकी कितनी हाइट है, सब कुछ पढ़ेंगे आराम आराम से। 1 मिनट का टाइम दो हमें थोड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे लोग बाग पहाड़ों पे कम क्यों रहते हैं? क्योंकि क्लाइमेट जो होता है वहाँ का बहुत ज़्यादा हार्श होता है। वहाँ पे फार्मिंग भी नहीं होती है, बहुत ही मतलब बहुत कम फार्मिंग होती है वहाँ पे। क्यों होती है कम फार्मिंग? क्योंकि स्लोप देख रहे हो आप कितना ज़्यादा है हिमालयस पे। इतना ज़्यादा स्लोप होगा तो बारिश का पानी, अगर बारिश भी होती है तो उस स्लोप से पानी कितनी तेज स्पीड से आएगा, रिवर्स भी यहाँ से कितनी तेज स्पीड से निकलती है माउंटेन्स में। तो वहाँ पे फार्मिंग करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे फार्मिंग बहुत कम हो पाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमालयाज जो है आपने देखा होगा ऐसे करके लाइन फॉर्म में होते हैं। ऐसे सीरीज चल रही होती है पूरी लाइन फॉर्म में, ऐसे 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 माउंटेन्स बने हुए होते हैं। तो ये माउंटेन्स जो बने हुए होते हैं ना एक लाइन फॉर्म में, इसे हम कहते हैं रेंजेस। जैसे इंडिया में हमारे हिमालयन रेंजेस हैं, हिमालयन रेंजेस है ना ऊपर टॉप पे, तो हिमालयन वो रेंजेस पूरी की पूरी रेंज चल रही है। ठीक है। वैसे ही हिमालयाज हमारे एशिया के अंदर आते हैं, द एल्प्स हमारे यूरोप के अंदर आते हैं और द एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि माउंटेन्स बने कैसे। साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है और वो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब आप ये पूछोगे कि प्लेट्स क्या होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं? देखो, अर्थ कई लाख करोड़ साल पहले, जैसे ये अर्थ है हमारा प्लेनेट, तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारे अर्थ क्रस्ट। चलो मैं आपको एक डिटेल में एक चीज समझाता हूँ।
ये अंडा है, एग, ठीक है। ये आप समझ लो कि मैग्मा, आपको पता है अर्थ क्रस्ट क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ना एग की, जो ऊपर स्ट्रॉन्ग वाली चीज है, ये ऊपर ये जो व्हाइट कलर की लेयर नजर आती है, इसको समझ लो कि ये हमारा अर्थ क्रस्ट है। और जो सबसे अंदर वाली चीज होती है वो होता है यॉक, एग में। और उसके ऊपर जो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, उस लिक्विड को आप समझ लो वो है मैग्मा। अगर ये सबसे ऊपर वाला अर्थ क्रस्ट है और इसके नीचे जो है वो मैग्मा है, तो मैग्मा क्या होता है, इससे रिलेट करके मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, आप समझते चलो। मैग्मा सॉलिड नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कलर का जो हम यॉक के ऊपर देखते हैं एग में, वो भी ट्रांसपेरेंट वाली जो चीज होती है वो सॉलिड होती है? नहीं होती, वो सॉलिड नहीं होती। लेकिन उसी हिसाब से जैसे ये है अर्थ, ये है अर्थ क्रस्ट, ये है मैग्मा। इस मैग्मा के ऊपर, इस एरिया के ऊपर ये अर्थ क्रस्ट जो है ये लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो भी पीसीस पे, जैसे ये जो पीस है ना, ये ऐसे ये अर्थ क्रस्ट है, ये सारे के सारे अर्थ क्रस्ट हैं ये, ठीक है। तो ये अर्थ क्रस्ट मैग्मा के ऊपर फ्लो करते हैं, ठीक है। और जब ये मैग्मा के ऊपर फ्लो करते हैं, तो क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो ये मैग्मा के ऊपर फ्लो क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो बेस है मैग्मा, वो सॉलिड नहीं है, वो हार्ड पोर्शन नहीं है। वो मतलब ये समझ लो जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना, लूज सॉइल, उसकी तरह है। अब जब अर्थ इतनी भारी चीज, मजबूत चीज, किसी लिक्विड जैसे पोर्शन, प्रॉपर लिक्विड भी नहीं होता वो, आप कीचड़ समझ लो, उसके ऊपर रखी जाएगी तो ऑब्वियसली वो फ्लो करेगी, आगे पीछे मूवमेंट करती रहेगी वो। तो जब वो आगे पीछे फ्लो करती है, तो फ्लो करते हुए वो आपस में टूटने लगती है, अर्थ क्रस्ट आपस में टूटने लगता है। जैसे ये एग है, आप इसको, ये एग नजर आ रहा है, इस एग में देखो ये छोटे छोटे से पीसीज हैं, ये जैसे ऐसे हुआ, ये फ्लो कर रहा है तो देखो कितने सारे छोटे छोटे से पीसीज हैं, ये टूटने शुरू हो गए। तो ये इस तरीके से बन जाते हैं, ये पीसीज बन गए ये, ठीक है। अब ये नीचे सॉलिड ना होने की वजह से ये फ्लो करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह फ्लो करते रहती हैं, ये प्लेट्स हैं ये, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स। तो ये जो अर्थ क्रस्ट है हमारे, ये जो पीसीज हैं, ये 7 मेजर और माइनर प्लेट्स में डिवाइड हो गए। टूट टूट के ऊपर फ्लो कर रहे थे, फ्लो करके टूट गए, नीचे सॉलिड हार्ड नहीं है तो वो टूटते गए, और टूट रहे हैं और फ्लो भी कर रहे हैं, तो वो 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स में डिवाइड हो गए। फिर उसके बाद प्लेट्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली, और मैग्मा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कंटिन्यूअसली वो फ्लो क्यों कर रही है मैग्मा के ऊपर, क्योंकि मैग्मा सॉलिड नहीं है। उसके बाद उसने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, मूवमेंट्स, प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से कन्वर्जेंट होता है। देखो तीन ही चीजें होंगी, या तो ये एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास जाएगी, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट। जब एक प्लेट जो अर्थ क्रस्ट का एक पीस है और दूसरा पीस है, या तो वो एक दूसरे के पास आएगा, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट, या फोल्डिंग समझ लो। दूसरा होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब होता है वो एक अर्थ क्रस्ट या एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाएगी, उसे कहते हैं फॉल्ट, फॉल्टिंग। या तीसरा तरीका होता है कि ये हमारी अर्थ है, मान लो, ठीक है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे अलग होगी, यहां से मान लो वोल्केनो निकल गया, गर्मी की वजह से वोल्केनो हुआ, वोल्केनो हुआ, ऐसे करके नीचे का हिस्सा ऊपर गया। और आपने देखा होगा फूजियामा की, आपने फोटो कभी देखी हो तो आपने देखा होगा यहां से जब वोल्केनो निकलता है तो ये पहाड़ के ऐसे इधर ऐसे जाके फ्लो करता है। ये यहां से नीचे से निकला, इस नीचे वाले पोर्शन से निकला, और ऊपर ऐसे पहाड़ के ऊपर से जाके ऐसे ऐसे गिरने लगता है। तो वो गिरता है तो जो पहले से पहाड़ी बनी हुई है उसी के ऊपर ये मैग्मा ऊपर जाके गिरता है, और ऊपर नई तरह की फॉर्म परत बनाता रहता है। ये मोटा होता जाएगा ना, जो ऊपर वाली लेयर है उसके ऊपर जा जाके गिर रहा है, और वहीं पे सूख के ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, ये वहीं पे जम के एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर बनाता रहेगा, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बाय
वोल्केनो। ठीक है। प्लेट्स जो है, प्लेट्स जो भी हमारी होती है, ये आपस में या तो टकराएंगी एक दूसरे के साथ, टकराएंगी तो क्या होगी, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएंगी। आपस में जब दो प्लेट्स टकराएंगी तो वो टुकड़े टुकड़े होंगे, टूटेंगी। तो कोलाइड करना मतलब टकराना, क्रम्बल मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, पीसीज में ब्रेक हो जाना। और स्लाइड मतलब एक दूसरे के या तो ऊपर नीचे, जैसे एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ गई और जो एक दूसरी थी वो नीचे आ गई, तो ऐसे स्लाइड होने जाना। इसी प्लेट के मूवमेंट के टकराने की वजह से और टुकड़ों में बटने की वजह से, इस कंडीशन की वजह से ही हमारी आज की जो अर्थ की लैंडफॉर्म्स क्या होता है, लैंडफॉर्म मतलब कहीं पे पानी है, समुद्र है, ओशियन है, ठीक है। कहीं पे प्लेन है जहां पे हम फसल उगाते हैं, गन्ने उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, ठीक है। और कहीं पे हमारे पहाड़ हैं, तो इसे कहते हैं लैंड फॉर्म्स। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें वो है ना, हमारे जो ये फॉर्मेशन बनी है वो कैसे हुई है, ये लैंड फॉर्मेशन कैसे हुई, ये इसी वजह से हुई, प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से। लेकिन ये ऐसे नहीं कि जैसे नाव चलती है, शिप चलती है, तो उस हिसाब से प्लेट्स आपस में तैरती हुई गई और आपस में नहीं, इनको एक दूसरे तक पहुंचने में कई हजार लाख साल लगे वहां तक पहुंचने में। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जैसे हमारी जो अर्थ है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर धीरे धीरे टकरा रही है और पहाड़ बन रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें पता भी नहीं चल रहा, फील भी नहीं हो रहा, आज से कई हजार साल बाद उसकी हाइट बढ़ी हुई मिलेगी। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो एक हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो जिस प्लेट के ऊपर हम है ना इस टाइम पे, जिस पे इंडिया है, इंडिया वाली प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ऑस्ट्रेलियन किस लिए है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों सेम प्लेट के ऊपर है। तो जब ये आपस में टकराई नहीं थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यहाँ पे थी, इस पोर्शन पे, और जो यूरेशियन प्लेट थी वो यहाँ थी ऊपर। अब क्या हुआ, बीच में जो सी था, उस सी का नाम था तैथीस सी, TETHYS, तैथीस सी। तो ये प्लेट यहां से धीरे धीरे मूव होती गई ऊपर की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, इस समुद्र के थ्रू, और जाके इससे टकरा गई। तो क्या हुआ, ये वाली जो प्लेट अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये जाके जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो टकराने से फोल्डिंग हुई। कैसे हुआ, फोल्डिंग मतलब मैंने क्या समझाया था, जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, पास आएंगी, तो ऐसे ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आई। ये यूरेशियन प्लेट थी जो पहले से यही थी, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे 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 33 सी में होती हुई इससे टकराई, और टकरा के ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ गई, ठीक है। तो जब ये ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ी तो क्या हुआ, पहाड़ खड़े हो गए। जो हमारे हिमालयाज है ना, जो द ग्रेट हिमालयाज जो हमारे हैं, रेंजेस, जो हिमालय रेंजेस चल रही हैं, वो कैसे बनी, वो ऐसे ही बनी जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई। तो टकराने में समुद्र के अंदर सेडिमेंट्स थे, तो जब वो टकराई तो वो सेडिमेंट्स, नीचे का कीचड़ जो होता है, ठीक है, और अलग अलग तरह के जो सेडिमेंट्स होते हैं, और जो आपस में टूटते हैं, ये जो टकराने से, जो टकराव होने से जो चूरा हुआ, वो ऊपर की तरफ उठ के आया, तो वो पहाड़ खड़े हो गए इतने ऊंचे ऊंचे, ठीक है। ऐसे हमारे पहाड़ बने, इस तरीके से तो हमारे पहाड़ बने। अब इसने क्या बोला, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज एट प्लेट मार्जिन्स। अच्छा, एक और बात चीज, कि ये जो हमारे मार्जिन्स होते हैं, मतलब कि ये जब भी वोल्केनो निकलता है अर्थ में, तो अर्थ तो इतनी स्ट्रोंग है, इतनी मजबूत है, तो ये हमेशा वोल्केनो कहाँ से निकलता है, इनको स्पेस कहाँ से मिल जाता है, इतनी गर्मी अंदर से पैदा होती है, उनको स्पेस कहाँ से मिल जाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि मान लो ये जैसे ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, मजबूत है, या फिर ये छोटे छोटे टुकड़े हैं अर्थ क्रस्ट के, तो ये आपस में ऐसे चिपके हुए हैं। नीचे क्या है, मैग्मा, मैग्मा बताया था ना। तो इस मैग्मा में कन्वेक्शनल करंट्स उठते रहते हैं। नीचे तो लिक्विड है, ठीक है ना, सॉलिड तो है नहीं प्रॉपर। तो ये जो क्रैक्स आते हैं ना, ये नीचे, ये जो आपस में ये क्रैक्स जो आए हुए हैं, ये क्रैक्स की जगह पे ही
ये जो क्रैक्स हैं, लाइनें हैं, दरार हैं, इस जगह पे ही हमेशा वोल्केनो निकलता है या अर्थ क्रस्ट होता है, वो इस जगह के क्रैक्स पे ही होता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि वो हमेशा मार्जिन के प्लेट्स पे क्यों होते हैं, इन प्लेट्स के जो कॉर्नर हैं इन्हीं पे हमेशा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से कमजोर होते हैं। अब जो हमारी पूरी प्लेट होती है वो तो पूरी की पूरी मजबूत होती है, लेकिन जहां से आपस में जुड़ी हुई हैं ये, वहां पे दो क्रैक ऐसे लगे हुए हैं, तो वहां से वो कमजोर है, वीक है, तो इसलिए वहां से वोल्केनो निकलता है। अब इसने बोला इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑन सेम प्लेट, वो हमें पता चल गया, उस प्लेट का नाम ही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उसके बाद इसने बोला हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्या है, अर्थ की ज्योग्राफी, कि हमारी जो अर्थ है वो कितने 460 मिलियंस ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोटिंग ऑन मैग्मा, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, जितनी भी हमारी प्लेट्स है वो सारी की सारी मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती है, वो हमें पता चल गया। और कन्वेक्शनल करंट्स नीचे से फ्लो होते हैं ऊपर की तरफ, वो भी हमें पता है। फिर उसके बाद अच्छा एक बेसिक बात बताओ, हिमालय और माउंटेन में डिफरेंस क्या होता है? आप में से पता है किसी को कि हिमालय और माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है? ये सबको सेम ही लग रहा है कि हिमालय भी वही होते हैं, माउंटेन भी वही होते हैं, सेम लग रहा है? नहीं, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो माउंटेन्स होते हैं, जब दोनों आपस में, जैसे ये जो हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई और जो ये माउंटेन्स बने, जैसे कि हमारे द ग्रेट हिमालयाज, ये हमारे हैं, इन्हें किसके थ्रू बने? फोल्डिंग माउंटेन्स, फोल्ड हुए, आपस में टकराए। ठीक है, टकराने से ऊपर की तरफ फोल्ड हुए, इन्हें कहते हैं फोल्डिंग माउंटेन्स। तो ये नए हैं। अब आप बोलोगे ये तो 460 मिलियन साल पुराने हैं, तो आप क्यों बोल रहे हो नए हैं? इसको इसलिए नया बोल रहा हूं क्योंकि ये बाकी के कंपैरिजन में नए हैं। बाकी के जो है वो तो इनसे भी और कई लाख साल पुराने पहाड़ बने हुए हैं, लेकिन ये अभी टकराए, उनके कंपैरिजन में ये लेटेस्ट और न्यू फोल्ड माउंटेन्स इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, अब मैंने पूछा कि हिल्स और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस है। जो ये नए नए बने हुए हैं ये तो है माउंटेन्स, और हिल्स कौन सी है? जैसे द अरावली रेंज आपने सुनी होगी। ठीक है, वो अरावली रेंज क्या है? वो बहुत पुराने पहाड़ है जिसके ऊपर बारिश, विंड, क्लाइमेट की वजह से उनमें चेंजेस आए, वो घिसते गए, बारिश आती रही, धूप आती रही, क्लाइमेट में बार बार चेंज होता रहा, तो वो बाहर के एक्सोजेनिक करंट्स की वजह से, चेंजेस की वजह से वो पहाड़ घिसने शुरू हो गए। जो ऊपर के कमजोर थे वो टूट टूट के नीचे गिरने शुरू हो गए। तो वो मतलब कि जैसे हमारे ये वाले माउंटेन्स हैं, कौन से? फोल्ड माउंटेन्स जो नए वाले हैं, द ग्रेट हिमालयाज, ये ऐसे ऊंचे ऊंचे चोटी है इनमें, ये चोटी बनी हुई है। लेकिन जो हिल्स होती है वो ऐसी होती हैं, उसमें ऐसे ऊपर जो पीक नहीं बनी हुई होती है, ऐसे कोई ऐसी पीक नहीं बनी हुई होती। ये जो होते हैं ये होती है हिल्स, और इसे कहते हैं माउंटेन्स। जिसमें प्रॉपर पीक बनी हुई होती है उसे हिल्स कहते हैं, और जो ऐसे राउंड शेप में होती है इसे, सॉरी, इसको हिल्स कहते हैं और इसको माउंटेन्स कहते हैं। हिल्स इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सोजेनिक चेंजेस की वजह से इसकी जो टिप है वो घिस गए हैं, चेंजेस आए हैं, इसमें अभी इतने नहीं आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पेनिनसुलर ब्लॉक क्या होता है। पेनिनसुलर ब्लॉक किस किस को पता है? जैसे ये हमारी अर्थ है, ये है पेनिनसुलर ब्लॉक, उसे कहते हैं। ये हमारी अर्थ का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, और नीचे भी पानी है। तो क्या हुआ, जिस भी एरिया का तीन साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, और एक साइड क्या है? प्लेन है। ये ऊपर का एरिया तो प्लेन है, लेकिन ये 1, 2 एंड 3, ये तीन साइड पानी से घिरी हुई होती है, उसे कहते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक। ठीक है, हिमालय स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके मैप के ऊपर कमांड बनाओ। जितना आप पॉलिटिकल या फिजिकल मैप को अपनी नज़रों के सामने रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप पूरे ज्योग्राफी के ऊपर कमांड इजीली बना पाओगे। आप जितना ज़्यादा, चाहे आप उसको रिवाइज करने, मतलब आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, उसको रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद आप 2 मिनट भी सब्जेक्ट को दोगे, मोर देन एनफ है। मतलब कि आप थक गए हो, और थके हुए आप एक तरह से समझ लो मैप को देखो बस 1 या 2 मिनट, उससे आपको स्टेट्स का बहुत अच्छे से आइडिया लगने लग जाएगा कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है।
आज भी 80% से ज़्यादा बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि केरला ऊपर है या कर्नाटका ऊपर है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी ऊपर नीचे वो कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैप में कमांड बनाने से आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होगा कि रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जाके डिज़ोल्व हो रही है, माउंटेन रेंजेस कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हैं। उन सब चीज़ों के लिए आपको स्टेट पे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, वो सब चीज़ें आपको पता होंगी क्योंकि आपकी मैप के ऊपर ऑलरेडी कमांड है। और ज्योग्राफी आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगी क्योंकि आपका रट्टा मारना कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम हिमालयाज़ के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ पहले भी पढ़ाई थी कि सारे के सारे जितने भी माउंटेन हैं, ये सारे रेंजेस पैरेलल लाइंस में एक सीरीज है, ये सारे के सारे पैरेलल में चलते हैं। आप खुद भी देखो, काराकोरम रेंज हुई, लद्दाख रेंज हुई, जास्कर हुई, कैलाश हुई, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक, जितने भी हैं सारे सेम डायरेक्शन में हैं, सारे पैरेलल लाइन में चल रहे हैं, ये देखो। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश रेंज, ये सारी रेंजों को हम ट्रांस हिमालयाज भी बोलते हैं। ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये चारों के चारों रेंजेस को हम ट्रांस हिमालयाज भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रेटर हिमालयाज है, हम इसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। बेसिक चीज़ें, ग्रेटर हिमालयाज की लेंथ कितनी है? ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मतलब ईस्ट वेस्ट की जो इसकी लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर। और अगर हम इसकी नॉर्थ टू साउथ मतलब विड्थ की बात करें, ऊपर से नीचे विड्थ, वो 160 टू 400 किलोमीटर्स तक अप एंड डाउन होती है। अब वो क्यों होती है? आप कश्मीर वाला एरिया देखो, पूरा यहाँ से नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना ज़्यादा एरिया है जो माउंटेन्स में कवर्ड है, तो ये होगा 400 किलोमीटर्स। और वहीं पे आप सिक्किम में देखोगे तो सिक्किम में कितना सा एरिया है जो माउंटेन्स में कवर होता है, तो यहाँ पे होगा 160 किलोमीटर्स। समझ में आया? तो पहला पॉइंट यही बोलते हैं कि लेंथ 2500 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट एंड 160 टू 400 किलोमीटर नॉर्थ साउथ। ठीक है, सेकंड पॉइंट, माउंटेन्स लाइक स्ट्रॉन्ग वॉल्स बिटवीन कंट्रीज। देखो, ये जितने भी हिमालयाज हैं, एक तरह से ये दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे है चाइना, अगर ये हिमालयाज ना होते तो चाइना कितनी बार हमारे ऊपर अटैक करता? बहुत ज़्यादा बार करता। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट पीक इंडिया और नेपाल में होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो ऊंचे पहाड़ है वो हमारे यहीं पे है, हाईएस्ट पीक है। तो चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर इसलिए अटैक नहीं कर पाता, और हमारी कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी में ये हमारी हेल्प करते हैं माउंटेन्स। अब जैसे आप ये देखो, यहाँ पे ये नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है। नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे कंचनजंगा है, यहाँ पे K2 है। ये वर्ल्ड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड माउंटेन पीक है जो इंडिया और इसके ग्रेटर हिमालयाज के अंदर जो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 4 मेजर माउंटेन रेंजेस एट कश्मीर। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि माउंटेन रेंजेस आती हैं कि कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। ठीक है, अच्छा मेरे को कोई बताएगा कि इन हिमालयाज में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इसके हमें बेनिफिट मिलते हैं? ड्रेनेज का बेनिफिट मिलता है, जो ग्लेशियर्स बनते हैं माउंटेन्स के ऊपर, वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उसकी वजह से पानी आता है, पानी रिवर्स के थ्रू आएगा, तो इंडिया के अंदर पानी आया उनके थ्रू, तो माउंटेन्स से फ़ायदा हुआ। ठीक है, दूसरा आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि यहाँ पे तिब्बत में, क्या कभी किसी ने सुना है कि तिब्बत में बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं चलती है जो पूरे के पूरे देश का बैंड बजा देती है? सुना है? वो सारी की सारी तिब्बत में बर्फीली हवाएं, हमारे माउंटेन्स उसको ब्लॉक कर देते हैं और हमारे कंट्री के अंदर वही गर्माई बनी रहती है। उससे हमारा कितना ज़्यादा बेनिफिट है। कोई ये तो नहीं सोच रहा ना कि बर्फीली हवाएं हमारे यहाँ पे भी आती तो कितने मज़े आते। वो दूर की बातें हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उससे कंट्री को बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम होती है, और बाकी भी बर्फ़ हर जगह जम जाएगी तो लोग कितने बीमार होंगे, और आपका इकोनॉमी, आपके बाकी के प्रोसेस, बाकी काम कैसे चलेंगे। उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, वो चीज़ें दूर हैं, दूर ही अच्छी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो नॉर्थन हिमालयाज हैं, नॉर्थन कह लो या फिर नॉर्थ वेस्टर्न, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज ये हैं, तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज ये वाले हैं। तो हम जितना भी इन हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालयाज के बारे में, वो हम एक बारी में पूरा ईस्ट टू वेस्ट नहीं पढ़ेंगे।
स्टेप वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो हमें रट्टा मारना पड़ेगा। अगर हम धीरे धीरे करके समझेंगे, उसको डिवाइड करके समझेंगे, तो समझी हुई चीज़ वो ज़्यादा दिनों तक माइंड में रहती है, उसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर के बारे में क्या पढ़ेंगे कि कौन से माउंटेन है, कौन सी रेंजेस है, क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम हिमाचल और उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दार्जिलिंग और सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश के हिमालयास के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम ईस्टर्न हिमालयास के बारे में पढ़ेंगे। तो चीज़ें डिवाइड हो जाएगी। ये देखो मैंने सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बात और बता दूं कि कोई भी चीज़ आप बोर्ड पे से उतारो मत। ये चीज़ें मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी हैं, समझाने के लिए ही मैं आपको ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर करके लिखने के बदले हमारी वेबसाइट sscupscpdf.com में पूरे एवरग्रीन हमेशा के लिए फ्री सारे के सारे नोट्स टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस वाइज अवेलेबल है। जो भी मैं आपको लाइन वाइज यहाँ पे समझा रहा हूँ उसी तरीके से लाइन वाइज वहाँ पे सारे नोट्स लिखे हुए हैं। आप उन नोट्स को लो और इन वीडियो के थ्रू उसको समझ लो। उससे क्या होगा कि लूसेंट या कोई और बुक जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने में जो टाइम वेस्ट होता है आपका, वो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और जो यूट्यूब पे हम वीडियो देख के उसको पॉज कर करके नोट्स बनाते हैं वो टाइम भी आपका बचेगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि कोल्ड डेजर्ट मिलता है किसके बीच में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कश्मीर और ग्रेट हिमालयाज के यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट मिलता है। कोल्ड डेजर्ट क्या है, कभी सुना है कोल्ड डेजर्ट? लद्दाख रेंज को ही कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ये जो लद्दाख रेंज है ना, इसी को ही कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। इसने क्या बोला, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट ऑफ कश्मीर ये काराकोरम, और ग्रेट हिमालयाज ये है ग्रेट हिमालयाज। ये जा रहे हैं ना, देखे थे ना अभी ग्रेट हिमालय जैसे कैसे जा रहे थे आगे की तरफ नेपाल से होते हुए, तो ये ग्रेट हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज। तो ये काराकोरम और ग्रेट हिमालयाज के बीच में लद्दाख है, लद्दाख को ही कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल वैली ऑफ कश्मीर एंड दाल लेक। ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे वैली ऑफ कश्मीर है, यहाँ पे सुना होगा वैली ऑफ कश्मीर। और दूसरा क्या है, दाल लेक, यहाँ पे है दाल लेक इधर। ठीक है, वैली क्या होती है पता है, वैली क्या होती है, एक ये माउंटेन्स हैं। जब भी ये कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं ना ऐसे करके, ये इसे कहते हैं रेंजेस। ठीक है, और जब भी ये माउंटेन्स ऐसे बीच में गैप होता है और ये ऐसे एक रिवर फ्लो कर रही होती है या बीच में ऐसे गैप चल रहा होता है ना, इस जगह को कहते हैं वैली। ये वैली है जहां से रिवर्स भी निकलती है ना, ये चीज ये वैली होती है। ठीक है, ये माउंटेन्स हैं, ये वैली है। तो इसने क्या बोला, ये वैली कहाँ पे है, वैली ऑफ कश्मीर, ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में है। और दाल लेक कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बोला इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स बाल्टोर और सियाचिन इसी के अंदर आता है कश्मीर में। ये देखो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी चला था, ये है जो चाइना ने हड़पा हुआ ना एरिया वो, और यहाँ पे है सियाचिन के, इन्होंने ऐसे करके, ये सियाचिन का एरिया है। ठीक है, ये सियाचिन का एरिया है। यहाँ पे इंडिया के जो आर्मी होती है वो हमेशा यहाँ पे रहती ही रहती है, तैनात क्यों रहती है, ये एरिया पीओके है, कश्मीर पाकिस्तान ने अपने आप को घेर रखा है, इस एरिया को घेर रखा है पाकिस्तान ने। इसने इस वाले को एरिया को कवर कर रखा है किसने, चाइना ने।
अगर यहाँ से आर्मी हट गई इंडिया की तो इनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी पाकिस्तान और चाइना की, जिससे ये और भी ज्यादा टेररिज्म फैला सकते हैं इंडिया में। इसलिए यहाँ पे परमानेंटली इंडिया की आर्मी रहती ही है सियाचिन में। और ये बाल्टोरो कहाँ पे है, ये जो पीओके है ना, जहाँ पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसमें यहाँ पे सियाचिन के साइड में ही है बाल्टोरो। ठीक है, ये ग्लेशियर बाल्टोरो यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे फेमस करेवा फॉर्मेशन भी होती है। क्या होता है करेवा फॉर्मेशन, देखो ध्यान से समझना। ये हिल है, ठीक है, ये माउंटेन है। ये माउंटेन ऐसे स्लोप जाएगा, फिर ऐसे दूसरे में जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करके ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हिल पे या पीक पे ऐसे ग्लेशियर्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, जब बर्फ पिघलेगी तो ये बर्फ खिसक के कहाँ आएगी, ऊपर से नीचे, यहाँ पे इस एरिया में बर्फ आएगी। लेकिन जब बर्फ ऊपर से नीचे आती है तो अपने साथ में क्या लेके आती है, सेडिमेंट्स भी लेके आती है बहुत सारे। ठीक है, जब बहुत सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे आते हैं तो ये बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है इस जगह पे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होने की वजह से कारेवा की फॉर्मेशन होती है। कारेवा की फॉर्मेशन मतलब इसी को कहते हैं कारेवा फॉर्मेशन, जो किस चीज के लिए यूजफुल होती है, यहाँ पे जैफरोन, जैफरोन, सैफरोन सुना है आपने, हाँ, जैफरोन वो पिंक कलर का होता है, जो हल्का हल्का सा, जो कश्मीरी सैफरोन कहते हैं ना, खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बहुत महंगी चीज होती है ये चीज मिलती है यहाँ पे उगती हैं ये सारी चीजें। ठीक है, इन सेडिमेंट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। कश्मीर के सैफरॉन पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है और सबसे ज्यादा महंगी चीज है ये। फिर उसके बाद आते हैं पासिस। जोजिला पास कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालयाज में, यहाँ पे ये पास है। ठीक है, कौन सा है, जोजिला पास, किस पे, ग्रेट हिमालयाज पे। किसको कनेक्ट करता है, ये कारगिल ले को और कश्मीर को, यहाँ से कश्मीर और ये कारगिल ले, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, जोजिला पास। फिर आता है बनिहाल पास। बनिहाल पास क्या है, पीर पंजाल, जम्मू टू कश्मीर। ये देखो पीर पंजाल, ये है पीर पंजाल। यहाँ पे कौन सा पास है, बनिहाल पास। किस किस को कनेक्ट करता है, जम्मू यहाँ, श्रीनगर यहाँ। तो जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, बलिहाल पास। उसके नीचे आता है खरदुंगाला, लद्दाख में है ये, यहाँ पे लद्दाख एरा, यहाँ पे है खरदुंगाला। जो ये बुलेट लेके जाते हैं ना घूमने के लिए लद्दाख में, और जो वो सेल्फी होती है हाईएस्ट पीक के ऊपर, कौन सा ला है वो खरदुंगाला है, जहाँ पे सारे रोक रोक के अपनी बाइक को रोक रोक के, बुलेट को रोक के जो सेल्फीज लेते हैं ना, यही है वो जगह, खरदुंगाला। अच्छा, अब इसके बाद इसने बोला कि फ्रेश वाटर लेक भी मिलते हैं यहाँ पे। कौन सा, दाल एंड वूलर। दाल यहाँ पे है, वूलर यहाँ पे है। दाल और वूलर लेक यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये तो है फ्रेश वाटर लेक। एक होते हैं सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक कौन सा होता है, पैंगोंग सो और सो मुरारी, यहाँ पे है। ये बिल्कुल कॉर्नर पे, यहाँ पे तो है सो मुरारी और यहाँ पे है पैंगोंग सो। ठीक है, ये सॉल्ट वाटर लेक है दोनों। फिर उसके बाद क्या है, ड्रेन्ड बाय इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज झेलम एंड चेनाब। इंडस कहाँ से जाती है, यहाँ से ऐसे करके जाती है इंडस, इंडस रिवर। ठीक है, और यहाँ से चेनाब और झेलम, ये दोनों जाके इंडस के अंदर ऐसे मिल जाती हैं। ठीक है, और दोनों इंडस रिवर के अंदर मिलते हैं, कौन सी, चेनाब और झेलम, दोनों रिवर जाके इसमें मिलते हैं। तो कौन से एरिया से निकलती है, कश्मीर के एरिया से। ठीक है, और कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या फेमस है यहाँ पे, वैष्णो देवी, अमरनाथ और चरारे शरीफ। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे द हिमाचल एंड उत्तराखंड। ठीक है, अब एक तो ये कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि ये हिमाचल उत्तराखंड स्टार्ट कहाँ से होता है ना। तो देखो, एक रवि रिवर जा रही है, जहाँ से ये रवि रिवर जा रही है ना, बस वहीं से ही ये हिमाचल और उत्तराखंड स्टार्ट होता है। ठीक है,
पहले हिमाचल आएगा, उसके बाद उत्तराखंड आएगा। और यहाँ पे काली रिवर है जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। ये काली रिवर और यहाँ पे ये रवि, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, ये सारा एरिया है हिमाचल और उत्तराखंड का, जो हमें अभी पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रवि, व्यास और सतलुज, ये 3 रिवर निकलती है और जाके इंडस में जाके मिलती है। इंडस हमने पढ़ी थी कहाँ पे, ऊपर पढ़ी थी ना। तो ये तीनों की तीनों यहां से निकलती हैं। कौन सी, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, रवि, व्यास और सतलुज, ये निकलती हैं इस वाले हिमाचल और उत्तराखंड के एरिया से। और इंडस, चेनाब, झेलम, ये दोनों मिलके इंडस रिवर में मिलती है। लेकिन ये निकलती कहाँ से है, ये तीनों ऊपर की, इंडस, झेलम और चेनाब, ये ऊपर वाले एरिया से, नॉर्थ वेस्टर्न से। ठीक है। और हिमाचल और उत्तराखंड से कौन सी, रवि, व्यास और, बताओ। ठीक है, रवि, व्यास और सतलुज। इसके अंदर आपने एक चीज कंसिडर की होगी कि जो ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज जो यहाँ से स्टार्ट हुए थे, वो तीनों के तीनों इस एरिया में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, इस एरिया के अंदर हिल स्टेशन कौन कौन से आते हैं, ये हमें देखना है। हिल स्टेशन यहाँ पे आते हैं धर्मशाला, मसूरी, शिमला और कसौली। ये सारे लेसर हिमालयाज के अंदर में आते हैं। लेसर हिमालयाज कौन से थे, शिवालिक हिमालय से ऊपर, ग्रेटर हिमालय से नीचे। ये जो बीच में हिमालयाज आ रहे हैं, इसमें ये सारे के सारे हिल स्टेशन है। अच्छा, हिल स्टेशन बनाने का यहाँ पे प्लान किसने किया था, हिल स्टेशन का यहाँ पे बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने सोचा था। क्यों सोचा था, क्योंकि वो जब ब्रिटिश से यहाँ पे आए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी। तो इन्होंने क्या करा, 1000-2000 मीटर की ऊंचाई पे देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी ठंड रहती है, तो क्यों ना हम यहीं पे अपने रहने के लिए थोड़ी जगह बना लें। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे हिल स्टेशंस बनाए थे। ठीक है। अब जब यहाँ पे हिल स्टेशन बनाए, धर्मशाला आप सबको पता ही होगा, मसूरी सुन के शायद कुछ कॉम्पिटिटर्स का मन भी कर गया होगा कि घूम के आना चाहिए। और शिमला और कसौली, ये सारे इस वाले एरिया के अंदर आते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात, ये लेसर हिमालयाज आर कॉल्ड धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश। लेसर हिमालयाज को इस वाले हिमाचल प्रदेश के एरिया में क्या बोलते हैं, धौलाधर के नाम से जाना जाता है। और नागतिबा उत्तराखंड के एरिया में इन हिमालयाज को नागतिबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 2 मेन फीचर्स ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के 2 मेन फीचर क्या है कि एक तो यहाँ पे शिवालिक है। अच्छा, एक चीज और, शिवालिक जो सबसे नीचे वाले हिमालयाज हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है इस एरिया के अंदर, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट वही है। ठीक है। और दूसरा है डून फॉर्मेशन। डून्स क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठ गया होगा। ये हिमालयाज है, ठीक है, इनके बीच में वैली निकलती है। लेकिन आपने देखा होगा कि वैलीज जो है उसके अंदर कुछ लोग रहते भी हैं। यहाँ पे कोई ना कोई एरिया भी बना लेते हैं जहाँ पे लोग बाग रहते हैं। अब यहाँ पे पीक पे तो लोग नहीं रह सकते, यहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट है रहना, ना इस स्लोप के ऊपर रह पाना बहुत आसान है, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो लोग क्या करते हैं, हमेशा वैलीज में रहते हैं, वैलीज में अपनी जगह बनाते हैं रहने के लिए। ठीक है। वो वाली वैली की बात नहीं कर रहा मैं जहाँ पे रिवर बह रही है, जो जिसके अंदर पानी नहीं फ्लो हो रहा है, वहां पे डून्स बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे लोग रहते हैं उसको कहते हैं डून्स। ठीक है। तो ये डून्स वाला एरिया है, मतलब कि इनको डून्स कहते हैं जहाँ पे वैली के अंदर लोग रहते हैं। रहना वहां पे भी बहुत डिफिकल्ट होता है। सबसे बड़ा डून कौन सा है, सबसे बड़ा डून होता है देहरादून, शायद आप लोगों ने सुना भी हो। देखो, रहना डून्स के अंदर डिफिकल्ट है, लेकिन क्या है कि बाकियों के कंपैरिजन में देहरादून में रहना बहुत ईजी है। इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो देहरादून का है। ठीक है। देहरादून जो है वो 35 से 45 किलोमीटर उसकी लेंथ है और वेट उसकी 22 से 25 किलोमीटर है देहरादून की। माइंड में रखना ये सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद देहरादून सबसे बड़ा डून है, ये मैंने बताया। अच्छा, ये वाला जो एरिया है वो और किस लिए फेमस है, ये वाला एरिया इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स है।
फ्लावर्स की वैली पाई जाती है। अब फ्लावर्स की वैली कैसे बनी ये भी मैं बताता हूँ। ये हिमालयाज है, ठीक है। हिमालयाज की पीक पर यहाँ पर इस एरिया में ग्लेशियर्स होते हैं। ये ग्लेशियर्स जब गर्मियों में पानी बन के नीचे फ्लो करने लगते हैं तो ऊपर का एरिया पे घास आ जाती है, ठीक है, जिसे ग्रासलैंड भी कहते हैं ना। वो गर्मियों के मौसम में माउंटेन्स के ऊपर जो ग्रासलैंड बनती है वो सिर्फ समर्स में बनती है, विंटर्स में तो फिर से आइस आ जाती है, आइस आने से ग्लेशियर्स बन जाते हैं। तो गर्मियों में यहाँ पे ग्रासलैंड हो जाती है इस वाले एरिया में, मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड होती है तो यहाँ पे रंग बिरंगे फूल निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में धीरे धीरे करके इस वाले एरिया में रंग बिरंगे, कहीं पे पिंक कलर है, कहीं पे पर्पल कलर है, कहीं पे ग्रीन कलर है, कहीं पे व्हाइट कलर है, येलो है, तो अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स बनने निकलते हैं। तो इस एरिया में वो वाले फ्लावर्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए इस एरिया का नाम पड़ा वैली ऑफ फ्लावर्स। अब याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पे कौन कौन सी घूमने की जगह है, पिलग्रिमेज क्या क्या है। तो गंगोत्री, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था रवि जो है वो तो बॉर्डर पे है, उसके बाद मैंने बोला व्यास है, उसके बाद मैंने बताया था सतलुज है। ये जो काली रिवर है, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, ये तो नेपाल है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे काली रिवर आती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंडिया और नेपाल को कौन सी रिवर डिवाइड करती है, काली रिवर करती है। तो ये वाला मैंने बताया था कि ऊपर वाला एरिया जो है हिमाचल से उत्तराखंड का, ये ऊपर वाला रवि रिवर और नीचे वाला काली रिवर। तो काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल को भी डिवाइड करती है। तो यहाँ से काली रिवर के ऊपर इस जगह से गंगा भी निकलती है, गंगोत्री, ठीक है, ये गंगा निकलती है यहाँ से ऐसे करके। तो यहाँ पे कौन कौन सी जगह है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ भी इसी एरिया के अंदर आता है, बद्रीनाथ भी इसी एरिया के अंदर आता है और हेमकुंड भी इसी के अंदर आता है। अब कई लोग जो सोचते हैं कि मैं केदारनाथ जाना चाहता हूँ, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, तो वो समझ जाना जब भी वो बोलता है कि वो इस जगह पे जाने की बात कर रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट पोर्शन के बारे में, जहाँ पे सबसे पहली जगह है हमारी सिक्किम। ये देखो सिक्किम यहाँ पे है, ये वाला जो पोर्शन है ये सिक्किम है। सिक्किम कहाँ पे है, सिक्किम नेपाल और भूटान के बिल्कुल बीच में है। ये देखो ये थोड़ा सा जो जगह उठी हुई है ना, बस सिक्किम यही है। और दार्जिलिंग, दार्जिलिंग इसी में जो ये छोटा सा नीचे पोर्शन है ये दार्जिलिंग है, ये सिक्किम के अंदर ये दार्जिलिंग है। अब ये दिखने में जितना छोटा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिक्किम इतना है कि आप एक छलांग मारी और यहाँ से यहाँ आ गए, ऐसा नहीं होता। मतलब ये पोर्शन है कंपैरेटिवली, जो हमने नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास पढ़े हैं उसके कंपैरिजन में अगर पढ़ते हैं तो ये थोड़ा छोटा माउंटेन है, रेंज है, ठीक है। इसमें एक सबसे बड़ी बात नोट करने वाली ये है कि आपने देखा यहाँ पे ग्रेटर हिमालयास जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे मिडल हिमालयास जिन्हें लेसर हिमालयास बोलते हैं ये जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे लास्ट वाले आउटर हिमालयास जिसे हम शिवालिक हिमालयास भी बोलते हैं वो मिसिंग है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि सिक्किम जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम नोटिस करेंगे कि जो नीचे शिवालिक हिमालयास है वो सिक्किम के अंदर मिसिंग है। क्यों है मिसिंग, चलो ये रीजन भी अभी देख लेते हैं। यहाँ पे एक रिवर है तिस्ता रिवर, और वैसे ही बहुत सारी माउंटेन्स के ऊपर से बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं। तो यहाँ से जो रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करने के लिए वो जितने काफ़ी तेज उनका बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा तेज है, फ्लो बहुत ज़्यादा तेज कर रही है। तो ये यहाँ पे माउंटेन्स को तोड़ती है और इसी के साथ में यहाँ पे नीचे इस एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं सेडिमेंट्स। कौन कहाँ से आए सेडिमेंट्स, ये सारे के सारे माउंटेन्स जो बीच में से ब्रेक हुए वहां से, और जो ऊपर पहाड़ियों से जो सारा पानी के थ्रू बहते हुए सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे सेडिमेंट्स आके यहाँ इकट्ठे नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, द्वार फॉर्मेशन। इस जगह का नाम है द्वार फॉर्मेशन। द्वार फॉर्मेशन क्या होते हैं, सेडिमेंट्स इतने सारे इकट्ठे होते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छे टी जो सबसे ज्यादा
उगाई जाती है वो यहीं पे होती है, टी की प्लांटेशन। द्वार फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन होती है, और रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा होते हैं, इसी वजह से रिवर्स के साथ ऊपर से नीचे सारे के सारे सेडिमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, अभी हमें एक चीज और देखनी है कि यहाँ पे एक तीस्ता रिवर है, में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तीस्ता रिवर सिक्किम में है, याद रखना। तीस्ता रिवर क्यों पूछी जाती है? क्योंकि तीस्ता रिवर एक ऐसी रिवर है जो 7 किलोमीटर ऊपर, मतलब 7,000 मीटर ऊंचाई, इतनी ऊपर से फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो इतनी ऊंचाई से फ्लो करती है, तो बहुत तेज फास्ट फ्लोइंग रिवर है ये तीस्ता। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम पॉइंट देखते हैं। ये जो सिक्किम हिमालय से लाइंग बिटवीन नेपाल एंड भूटान, हमने देख लिया नेपाल और भूटान के बीच में आते हैं सिक्किम। फिर उसके बाद फास्ट फ्लोइंग रिवर है तीस्ता, जो 7 किलोमीटर ऊपर की हाइट से, ऑल्टीट्यूड से बहना शुरू करती है। इस वजह से फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में से आती है, ये सबसे तेज बहती है। यहाँ पे एक कंचनजंगा भी पाए जाते हैं माउंटेन, जो आपको पता होगा। K2 इंडिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? K2, तो ये सेकंड नंबर पे आती है इंडिया में, कंचनजंगा। ये सेकंड हाईएस्ट पीक भी सिक्किम के अंदर ही मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जितने ऊंचे ऊंचे यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, कंचनजंगा जितनी ऊंची ऊंची हिल्स होगी, तो उसी हिसाब से उतने ही ज्यादा ऊंचे ऊंचे यहाँ पे, वो उतनी ही ज्यादा डीप यहाँ पे वैलीज मिलती है। देखो, जब यहाँ पे माउंटेन्स की हाइट बहुत ज्यादा होगी, तो वैलीज भी तो उतनी ज्यादा नीचे दिखाई देंगी, तो सबसे ज्यादा डीप होगी या नहीं? तो इसी वजह से यहाँ की वैलीज भी बहुत ज्यादा डीप है। यहाँ पे जो ट्राइब्स पाई जाती हैं इन वाले माउंटेन्स पे, सिक्किम के जो इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं उस पे जो ट्राइब्स पाई जाती है, उस ट्राइब्स का नाम है लिप्चा ट्राइब। ये बहुत पुराने जमाने से ये लिप्चा ट्राइब पाई जाती है। अंग्रेज जब राज करते थे उससे भी पहले से, तब से ये ट्राइब यहाँ पे रह रही है इन पहाड़ों पे। उसके बाद है कि दार्जिलिंग में मिक्स पॉपुलेशन पाई जाती है। ये जो दार्जिलिंग का एरिया है जहाँ पे टी प्लांटेशन होती है, यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन क्यों पाई जाती है? यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन में नेपालीज भी मिलते हैं, साइड वाली कंट्री के, बंगाली भी मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि वेस्ट बंगाल है बिल्कुल यहाँ से टच में है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बंगालीज भी यहाँ पे मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सेंट्रल इंडियन ट्राइब भी यहाँ पे मिलती है दार्जिलिंग में। क्यों मिलती है? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने देखा यहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, तो वो वहां से लोगों को उठा के लेके आके यहाँ पे प्लांटेशन करवाते थे। मतलब कि यहाँ पे ये टी की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने वर्कर्स को और ज़्यादा लगाया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन वो करवा सके। समझ में आया? ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे प्लांटेशन, टी प्लांटेशन क्यों होती है सबसे ज़्यादा? रीज़न क्या है टी प्लांटेशन का सबसे ज़्यादा होने का? टी प्लांटेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ का जो स्लोप है ना, माउंटेन्स के जो स्लोप है वो ऐसे ऐसे करके हैं। जैसे ये आया, फिर ऐसे, फिर ये थोड़ा से, फिर आपने देखे होंगे इस तरीके के माउंटेन होते हैं सीढ़ी टाइप में, ऐसे ऐसे करके माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का जो स्लोप होता है ना, वो उन माउंटेन्स का स्लोप इस टाइप का है कि आप बीच में चाहो तो कुछ प्लांटेशन कर सकते हो। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ की जो सॉइल्स होती है ना, वो काफ़ी थिक सॉइल है इन माउंटेन्स की, तो ज़्यादा थिक सॉइल होने की वजह से प्लांटेशन के लिए जगह मिल जाती है। मतलब मोटी मोटी जब सॉइल की थिकनेस होंगी, माउंटेन्स में पूरे रॉक्स नहीं है, उस पर सॉइल की थिकनेस भी है, थिक सॉइल होने की वजह से जगह मिल जाती है कि यहाँ पे प्लांटेशन हो सके। दूसरी फेवरेबल, तीसरी फेवरेबल चीज़ ये है कि यहाँ पे ना ऐसे बारिश जो होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई जगह आपने सुनी होगी ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये चीज़ सिक्किम में नहीं है। सिक्किम में ये कि बारिश होती रहती है, लेकिन ये नहीं कि एक ही बारी में बहुत ज़्यादा सुबह से लेकर रात तक और कई कई दिनों तक बारिश चल रही है, ऐसा नहीं होता। तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा फेवरेबल, मतलब कितनी सारी फेवरेबल चीज़ होगी कि स्लोप का भी इशू नहीं आ रहा है, सॉइल भी बहुत अच्छी मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे जो विंटर है वो भी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा विंटर नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिल्ड है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो माइल्ड विंटर्स भी यहाँ पे होती है। तो हर तरीके से बहुत अच्छा क्लाइमेट मिलता है यहाँ पे, इसलिए टी प्लांटेशन करनी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। ठीक है, तो सिक्किम और यहाँ के माउंटेन्स के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अरुणाचल के बारे में। अरुणाचल के जो हमारे नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स आते हैं वो वाले देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं। ये जो एरिया, ये आप देखो, ये वाला एरिया देखो,
ये वाला एरिया देखो, अरुणाचल कहाँ से स्टार्ट होता है, ईस्ट ऑफ भूटान से, जो भूटान का बिल्कुल ईस्ट है ना, ईस्ट पोर्शन, वहां से अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट होता है। और हम वहीं से इस माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पहले का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस वाले एरिया का, सिक्किम का, तो इसलिए हम अब यहाँ से पढ़ रहे हैं जो ईस्ट ऑफ भूटान से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और दीपू पास, यहाँ पे है दीपू पास, ये देखो वहां से शुरू हुआ और ये पूरा एंड, तो ये इस यहाँ से स्टार्ट करके इस एंड तक के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो वाला कॉर्नर ईस्ट ऑफ भूटान, ये वाला कॉर्नर दीपू पास। अब मैंने दीपू पास के ऊपर बार बार इसलिए प्रेशराइज कर रहा हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए कि हमने दीपू पास पढ़ा कहाँ था। जब वो पासिस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एटलीस्ट कंपटीशन में बैठते टाइम पता हो कि दीपू पास तो अरुणाचल प्रदेश में, चाहे आपको एलिमिनेशन में काम आए ये चीज़, चाहे आपको इसको सेलेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने में काम आए, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स हैं, ये देखो, ये जो माउंटेन्स हमने पढ़े थे वो जो हिमालय माउंटेन, मिडवेल और शिवालिक, ये सारे के सारे जितने भी माउंटेन अरुणाचल प्रदेश में जा रहे थे वो ऐसे जा रहे थे ना। तो हमने एक चीज और देखी थी कि इनकी डायरेक्शन के बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि इनकी डायरेक्शन जो है, जैसे ये चीज मैंने बोली थी, ऐसे होता था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये माउंटेन, देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो इनकी डायरेक्शन क्या है इन माउंटेन्स की, इनकी माउंटेन की जो है वो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये सारे के सारे माउंटेन्स जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन सी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट पीक है वो है कांगटू और नमचा बारवा। कांगटू तो यहाँ पे है, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे है कांगटू, और ये देखो ये कॉर्नर, यहाँ पे है नमचा बारवा। नमचा बारवा के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? इंपॉर्टेंट बात यह है कि नमचा बारवा ही एक ऐसा कॉर्नर है नॉर्थ ईस्ट का जहां से ये जो माउंटेन्स जैसे ऐसे जा रहे थे, तो ये माउंटेन्स इधर से घूम गए और ऐसे नीचे की तरफ आने शुरू हो गए। ये देखो यहां से ये माउंटेन, ये टर्न लेने वाला एरिया है पूरा का पूरा, ये इस जगह से एरिया से इधर से आए और ये नीचे की तरफ नॉर्थ टू साउथ चलना शुरू हो गए माउंटेन्स। तो यही एक जगह है, वो है नमचा बारवा। दूसरी बात क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नमचा बारवा के बारे में, जो मैं बार बार प्रेशराइज कर रहा हूँ, नमचा बारवा के यहीं से ब्रह्मपुत्रा रिवर जो ऊपर से जा रही थी ना, यही एक जगह है जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है टर्न लेती है। ये यहाँ से, ये देखो मैं इस चीज के बारे में कह रहा हूँ, ये यहाँ से ऐसे करके ब्रह्मपुत्रा रिवर निकल रही है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर ने भी यहीं से टर्न लिया और जो माउंटेन रेंजेस है उसने भी यहीं से टर्न लिया, इसलिए नमचा बारवा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ से टर्न ले लेती है, ठीक है। और बाकी तो आपको बेनिफिट पता ही है, सबसे बड़े बेनिफिट तो यही है कि ये बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमें चाइना से प्रोटेक्ट कर रही है। तो आप ये देखोगे कि पूरा कॉर्नर जो है इंडिया का, उस कॉर्नर तक इंडिया पूरा प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स है अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, लोहित, कामेंग और दिहांग। देखो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ऐसे जा रही है ना, ये मैंने अभी बोला, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जा रही है और जाके ऐसे बांग्लादेश में मिल जाती है, ये बांग्लादेश में चली जाती है ये, और बांग्लादेश से होती हुई जाके सीधा खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बाकी की रिवर्स, जैसे लोहित हो गई, लोहित यहाँ से निकली, यहाँ से मिलके ब्रह्मपुत्रा में ऐड हो गई, ठीक है। कामेंग भी यहीं से निकली और यहाँ से निकल के इसमें ऐड हो गई। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि जो भी रिवर्स यहाँ से निकल रही है पहाड़ों में से, वो निकल के ब्रह्मपुत्रा में ही मर्ज हो जाती है, और वो मर्ज होके ब्रह्मपुत्रा कहाँ जाती है, बांग्लादेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, ज्वाइन कर लेती है किसको, बे ऑफ बंगाल को। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे हाइड, मतलब इतनी सारी रिवर्स है, तो ये वाला जो एरिया है ना, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अरुणाचल प्रदेश में कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है,
लेकिन जनरेट यहाँ पे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पे आने जाने का साधन और यहाँ पे फैसिलिटी कम है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में एक थोड़ी सी चीज़ समझाता हूँ आपको। मैं सोच रहा था आपको जब विंध्या और सतपुरा माउंटेन समझाऊंगा तो उस टाइम पे समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो दो हिल्स होती हैं माउंटेन्स की, जो हिल्स हैं यहाँ पे देखो, ये जब भी दो हिल होती है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ठीक है, ये यहाँ से क्या हुआ, रिवर निकल रही थी, यहाँ से रिवर फ्लो करने लग रही है। तो अगर आपको कभी भी कोई बांध लगाना होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो जब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे माउंटेन है, तो आप यहाँ पे इस एरिया में आराम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस पानी को रोकने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस जगह जैसी आपको जगह मिल जाए तो वो बेस्ट जगह होती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी जगहें अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। लेकिन यहाँ का जो रोड है और रास्ता है वो इतना ज़्यादा रिजिड है, इतना ज़्यादा रफ है कि यहाँ पे किसी का भी आना और जाना कम होता है, नॉमिनल ट्रांसपोर्ट चलते हैं यहाँ पे, तो आना जाना कम है लोगों का, पब्लिसिटी इधर कम है, तो इस वजह से यहाँ की इस पोटेंशियल पावर को भी अभी कम यूज़ किया जा रहा है। पॉपुलेशन कम है इसलिए कम यूज़ किया जा रहा है। तो हम ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे जनरेट करते हैं? अभी मैंने आपको बताया सतपुरा और विंध्या माउंटेन जो है। अब देखो, जैसे मान लो ये कोई माउंटेन है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि यहाँ से एक रिवर जा रही है और उसका मैं कह रहा हूँ बहाव, मतलब जो फ्लो जो वो कर रही है वो बहुत तेज स्पीड में कर रही है, लेकिन यहाँ पे उस पानी को रोकना, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आएगा और बहुत बड़ी जगह चाहिए जिसकी वजह से ये फ्लो को रोका जाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए। लेकिन यही सेम चीज जब मान लो हम सतपुरा और विंध्या इन माउंटेन्स में देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमने ऐसे बांध क्यों बना रखे हैं, क्यों ऐसे डैम बनाए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो? क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होते हैं, विंध्या माउंटेन, नीचे की तरफ क्या होते हैं, सतपुरा माउंटेन, बीच में क्या जा रही है, नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर जा रही है। तो क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक एक डैम बनाया, यहाँ पे भी एक फिक्स्ड जगह मिल गई, यहाँ पे भी एक फिक्स्ड जगह मिल गई जो मजबूत है और हिलेगी नहीं। तो जब यहाँ पे इस डैम को बनाएंगे तो पानी को रोक पाना आराम से हो पाएगा, और जब उस फ्लो के ऊपर हमारी कमांड बन पाएगी तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली जनरेट कर पाएंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अरुणाचल प्रदेश में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तब भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ जनरेट करते हैं, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज में। क्यों करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको यहाँ की जो हिल्स के बारे में अभी तक वो समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा लास्ट है, हमने 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया था, याद करो। तो जो हमारा 5वां पॉइंट है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे माउंटेन्स हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, नॉर्थ ईस्ट में ये जो माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स नहीं है, ये हिल्स हैं। और माउंटेन्स के बदले हम हिल्स क्यों बोल रहे हैं, ये मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तभी समझाया था। जो रिकॉल करो, जो मैंने आपको समझाया था कि माउंटेन्स और हिल्स में क्या डिफरेंस है, जिसको याद है ठीक है, वरना मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो माउंटेन्स होते हैं उसमें ऐसे पीक होती है, ऊंची पीक होती है, लेकिन जो हिल्स होते हैं वो ऐसे वाले माउंटेन्स होते हैं जिसमें पीक जो होती है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से और बाकी चेंजेस की वजह से जो पत्थर जो होते हैं ऊपर के टूट जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वीक माउंटेन्स होते हैं। तो क्या होता है, वो सारी चीजें ऊपर की जो होते हैं वो नीचे आ जाती हैं टूट टूट के, ठीक है। तो वो जब नीचे आती हैं तो ये ऐसी गोल सी चीज बन जाती है, ये गोल सी हिल बन गई, और ये है माउंटेन, ये है हिल्स। तो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा एरिया है, यहाँ पे हिल्स मिलती हैं, ना कि माउंटेन्स मिलते हैं, ठीक है। माउंटेन्स जो रेंज थी वो अरुणाचल प्रदेश तक थी हमारी, जैसे ग्रेटर हिमालयाज थे, और बाकी मैंने आपको जैसे बताया सतपुरा, हाँ सतपुरा रेंज जैसे मैंने आपको बताया था सिक्किम में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके फिर से सतपुरा रेंज आ जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज के बारे में। अभी ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले ये वाले हिमालयाज हैं, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ की तरफ जाते हैं।
आपसे पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ वाले हिमालयाज में ऑप्शन दे देगा कौन कौन से हिमालयाज या हिल्स हैं, उसमें ऑप्शन देगा और आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी थी कि ये वाली जो हिल्स हैं ये कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ। जैसे ये वाली हमने देखी थी, ये सिक्किम वाली जो थी ईस्ट वेस्ट की थी, जो स्टार्टिंग वाली थी वो ऊपर से नीचे किधर की तरफ आ रही थी, साउथ वेस्ट की तरफ, और ये वाली कहाँ जा रही थी, ये वाली जा रही थी नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब ये वाली क्या है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना। फिर उसके बाद इसने बोला ट्राइबल प्रैक्टिसिंग जूट कल्टीवेशन। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्राइब्स मिलती हैं वो जूमिंग कल्टीवेशन करती हैं। जूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जूमिंग कल्टीवेशन होते है कि एक जगह से पेड़ों को यूज करने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना, दूसरी जगह के पेड़ों को काटना, वहाँ के फल फ्रूट्स को खाना, उन लकड़ियों को जलाना, अपने खाना पकाने में यूज करना और उसके बाद तीसरी जगह शिफ्ट कर जाना, इसे कहते हैं जूमिंग कल्टीवेशन। अब आप बोलोगे कि जूमिंग कल्टीवेशन तो बैन है इंडिया के अंदर, तो ये कैसे कर रहे हैं, ये ट्राइब्स कैसे कर रही है। तो बात ये है कि वो जो जूमिंग की आप बात कर रहे हो, वो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो लार्ज स्केल पे जब होती है तो वो बैन है। अब 3-4 लोग, 5, 8, 10 लोग या 12-15 लोग 3-4 पेड़ को या 5 पेड़ को काट के अपने खाना बना के उसमें कुछ महीने निकालते हैं, और निकालने के बाद जब वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं उससे पहले ये उसी जगह पर दोबारा प्लांटेशन करते हैं। तो 2-4 प्लांट से, कई महीनों में 2-4 प्लांट से तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि पहले वहाँ पे प्लांटिंग करते हैं, उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, दूसरी जगह पे सेम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं, फिर तीसरी जगह शिफ्ट करते हैं, और इसी साइकिल में घूम के दोबारा आने के, उसी जगह पे आने के लिए वो पहले ही प्लांटेशन इसलिए कर देते कि जब वो दोबारा घूम के आए तो वहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल मिले उनको उसी लेंथ के साथ। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये वाली जो जूमिंग कल्टीवेशन है वो हमें इसीलिए कभी भी अफेक्ट नहीं करती है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने से पहले प्लांटिंग करते हैं और ये लार्ज स्केल में पेड़ों को नहीं काटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है कि रिवर बाइसेक्ट माउंटेन रेंजेस। देखो ये वाले जितनी भी हमने रेंजेस पढ़ी, ये सारी रेंजेस क्या थी, कहीं से बाइसेक्ट नहीं हो रही, कॉन्टिन्यूसली चल रही है, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक कॉन्टिन्यूसली चल रही है। लेकिन जब हम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ईस्ट हिल्स के बारे में बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पे पटकाई बम आया, फिर बीच में गैप आ गया, नागा हिल्स आया, फिर बीच में गैप आ गया, फिर मणिपुर हिल्स आई, उसके बाद गैप आने के बाद फिर मिजो हिल्स आई। तो ये जो ब्रेक हो रही है बाइसेक्ट किस लिए होते हैं, यहाँ से रिवर्स निकलती है। यहाँ से जैसे इस जगह से भी एक बाराक रिवर है, बाराक रिवर को हम और दूसरा क्या बोलते हैं, सूरमा रिवर। ये सूरमा रिवर यहाँ से निकल के और ऐसे करके मेघना में मिलती है। अब आप पूछोगे मेघना तो आपने हमें बताया ही नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद एक मेघना रिवर है, वो मेघना में मिलती है, मेघना में मिलने के बाद बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो वो जो जैसे बांग्लादेश यहाँ पे है, यहाँ से बांग्लादेश से रिवर निकली और इधर बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो उससे पहले ही यहाँ पे मेघना रिवर में ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है पहले। मतलब पहले मेघना होगी, मेघना के अंदर ब्रह्मपुत्र आके मर्ज करेगी, थोड़ी और मेघना आगे चलेगी तो उसके बाद यहाँ पे बाराक रिवर, जिसे हम दूसरा नाम हमने बोला सूरमा रिवर, ये जाके मेघना में मिलती है। और फिर वो मेघना एज इट इज अपनी ब्रांचेस बनाने के बाद एज इट इज क्या करती है, नीचे बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ये वाली बर्मा रिवर यहाँ पे निकली, सॉरी बाराक रिवर यहाँ से निकली, वैसे ही यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो निकलती हैं। और वो प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि रिवर्स कैसे हिल्स और माउंटेन्स को काटती है और वैली बनाती हैं। तो उसी जगह से ये वाली जो रेंजेस हैं ये आपस में कट के अलग अलग पीसेस में बाइसेक्ट हो गए रिवर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकटक लेक मणिपुर में मिलता है। लोकटक लेक क्या होता है, देखो ये वाला है मणिपुर एरिया, मणिपुर में यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस जगह पे लोकटक लेक मिलता है। लोकटक का मतलब होता है कि जगह जगह से पानी इकट्ठा फ्लो होके आना और एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, उसे कहते हैं लोकटक लेक। तो ये मिलती है मणिपुर के अंदर। अब मणिपुर के अंदर ऐसा, इसके अंदर क्या मिलता है, एक तो देखो जो छोटी छोटी रिवर्स होती है ना, वो इतनी तेज स्पीड से फ्लो नहीं करती हैं कि उनका पानी पक्का जाके ओशन में मिलेगा ही मिलेगा। तो कम स्पीड वाली, धीरे फ्लो करने वाली जो छोटी रिवर्स होती है वो एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी पानी इकट्ठा होने को कहा है इन्होंने लोकटक लेक। कहाँ पे मिलती है, मणिपुर में।
इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर है ना ऐसे गोल गोल से जैसे बड़ी सी लीव नहीं होती ग्रीन कलर की, वैसे ही यहाँ से बीच में से खोखलापन होगा, और ये जो ऐसे ना ये इस टाइप की बड़ी बड़ी लीव्स मिलती हैं, बीच में से गैप होता है ऐसे ऐसे। तो इस तरह के मतलब लीव्स मिलती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पत्ते से होते हैं, जहाँ पे लोकटक लेक के अंदर की जगह मैं बता रहा हूँ, इस तरह की लीव्स मिलती है। बाकी आप में नोट्स में देखोगे तो वहाँ पे फोटो अवेलेबल है, आप फोटो देख के समझ जाओगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मिजोरम इज फेमस फॉर लोसासिस बेसिन। क्या होता है मोलासिस बेसिन, क्या होता है बताओ? मोलासिस बेसिन होता है, ये एक हील है, और हील जब यहाँ पे खत्म होती है तो इस जगह पे एक छोटी सी हील भी मिलती है। ठीक है, तो ये जो छोटी सी हील है ना, वो ऊपर के सेडिमेंट्स जब टूट टूट के नीचे गिरे तो यहाँ पे जो रॉक्स वगैरह इसके साथ ऊपर की जो चोटी थी, ये पीक थी, ये पीक जो टूट के नीचे आई तो ऐसी ऐसी चीजों से रॉक से मिल गए यहाँ पे छोटी छोटी सी पहाड़ियां बन जाती है ये वाली। तो ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां है ना, ये कहाँ पे मिलती है? मिजोरम में मिलती हैं। तो ये जो मिजोरम में मिलती हैं इसको कहते हैं मोलासिस बेसिन, ये मिजोरम के अंदर मिलते हैं, हील के साइड में जो छोटी छोटी जगह है, यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा हुए होते हैं, सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मीजो हिल्स को लुसाई हिल्स भी बोलते हैं। पेपर में पूछा गया हुआ है लुसाई हिल्स के बारे में, इसीलिए ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मीजो हिल्स को लोसाई हिल्स बोलते हैं, और वो क्यों बोलते हैं ये मैं बता रहा हूँ। किसी टाइम पे इस पूरे एरिया को आसाम के नाम से जाना जाता था, पूरे नॉर्थ ईस्ट को। तो जिस टाइम पे ये आसाम के नाम से जानते थे तो वहाँ ये मिजोरम में मतलब इस कॉर्नर वाले एरिया में लुसाई ट्राइब रहा करते थे। तो लुसाई ट्राइब्स यहाँ पे रहते थे, तो यहाँ की हिल का नाम भी लुसाई हिल्स पड़ गया। अब क्या हुआ, ये सारे डिवीजन हुए और अलग अलग स्टेट में डिवाइड हो गए, तो मिजोरम का यहाँ पे इसी हिल का नाम मिजो हिल्स भी पड़ गया, और पहले से इसका नाम लुसाई हिल्स चलता आ रहा था, तो इसलिए इस हिल को लुसाई हिल्स भी बोलते हैं। अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है माउंटेन्स का ऊपरा वाला हाल, वो सारा हमारा कवर हो गया है 5 पॉइंट्स में, जिसमें हमने डिवाइड किया था वो सारे डिवीज़न हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे हमें अरावली रेंज के बारे में पढ़ना है, फिर विंध्या रेंज के बारे में, सतपुरा रेंज के बारे में, वेस्टर्न घाट के बारे में भी पढ़ेंगे, और ईस्टर्न घाट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको पूरे टॉपिक, इस वाले टॉपिक के अंदर भी अगर कोई डाउट है तो आप उस डाउट को हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर डालो, हम आपके उस डाउट को, जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं वो आपको क्लियर करेंगे। और ये कमेंट आप वीडियो के नीचे साथ में अगर चाहो तो जो हमारे नोट्स हमने वेबसाइट पे प्रोवाइड करे हैं sscupscpdf.com, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे जब आप जाओगे तो माउंटेन्स के ऊपर जो हमारे नोट्स बने हुए हैं उसमें भी हमने कमेंट सेक्शन का ऑप्शन रखा है नीचे, तो आप उसमें भी कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको किसी भी जगह पे कोई डाउट है तो आप उसके अंदर लिखें और हम आपको उसमें क्लैरिफिकेशन देंगे। अब हम अरावली रेंज के बारे में पढ़ेंगे। अरावली रेंज कहाँ है? ये रे अरावली रेंज। अरावली रेंज इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था और पढ़ाया था कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। फोल्ड माउंटेन जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई और टकराने के बाद ऐसे ऊपर उठ गई, तो ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। और रेसिडुअल फॉल्टिंग माउंटेन्स क्या होते हैं? जो आपस में टकराई और एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ गई। कुछ याद आया? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था वीडियो में। तो ये वही वाले फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया के अंदर। दूसरी बात क्या है कि यही माउंटेन्स रेसिडुअल माउंटेन्स भी है। रेसिडुअल माउंटेन्स कौन से होते हैं? जो डे बाय डे घिस घिस के छोटे हो गए हैं। मतलब कि जैसे जो हमने ग्रेटर हिमालयास पढ़े थे वो हमने कहा था कि वो यंग माउंटेन्स हैं, क्योंकि उनकी पीक बहुत ज़्यादा है। हाईएस्ट पीक भी वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर मिल जाती है, सेकंड और थर्ड वाले। तो उसी हिसाब से ये वाले जो होते हैं ये ओल्ड है। ओल्ड होने की वजह से क्या हुआ, जो ऊपर की पीक थी वो घिस गई, घिस घिस के टूट के नीचे आने लग गई। क्लाइमेट के और वेदर के चेंजेस की वजह से उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, तो ये घिस घिस के छोटी हो गई।
तो इसलिए ये है तो फोल्ड माउंटेन्स, लेकिन ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स होने की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने फोल्ड माउंटेन्स होने की वजह से इनकी हाइट जो है वो कम हो गई है। ठीक है, अरावली रेंज के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि अरावली रेंज ये माउंटेन जो है ना, जितनी भी विंड आती है यहाँ से, कितना भी क्लाइमेट आता है, जैसे बहुत सारे क्लाउड्स जो होते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, बारिश जिसकी वजह से हमारे यहाँ होती है, तो वो जितने भी बादल जो जाते हैं वो अरावली रेंज के माउंटेन से टकराते हैं और टकरा के वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो जितने भी क्लाउड्स हैं वो कभी भी इधर वाले पोर्शन में जा ही नहीं पाते, इसीलिए यहाँ का ये जो नाम है ना, द इंडियन डेजर्ट, ये डेजर्ट इतना सूखा इसी वजह से है सॉरी, ये डेजर्ट इतना सूखा इसी वजह से है क्योंकि जितने भी क्लाउड्स होते हैं वो सारे के सारे यहीं पे, विंड्स क्लाउड्स यहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ पे कभी भी कोई भी मॉइस्चर या मॉनसून वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है, अच्छा एक ये वाली जो पीक्स है ना, अरावली रेंज को दूसरा नाम भी दिया गया लाइंस ऑफ पीक्स। ये जो अरावली रेंज है इसका एक और नाम रखा गया है, उसका नाम है द लाइंस ऑफ पीक्स। ठीक है, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये लेंथ है 692 किलोमीटर्स। ठीक है, पहले आपको कहीं कहीं पे 681 भी मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल जो है वो 692 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहाँ से शुरू होती है, दिल्ली के यहाँ जहाँ से ये शुरू होती है ना, ये दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली के ये इसका जो एक कॉर्नर है वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली से होते हुए फिर हरियाणा राजस्थान से होते हुए ये जो इसकी लास्ट जो एक कॉर्नर है ये खत्म कहाँ पे होती है, गुजरात में। ठीक है, ये 4 स्टेट से होती हुई निकलती है, दिल्ली से स्टार्ट होके राजस्थान गुजरात में खत्म होती है, बीच में हरियाणा और राजस्थान से भी होके निकलते हैं। फिर उसके बाद है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची भी तो कोई ना कोई तो पीक होगी, चलो ठीक है वर्ल्ड में या इंडिया में सबसे ऊपर नहीं है, लेकिन इस रेंज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो है वो है गुरु शिखर हिल, हाईएस्ट हिल है। कहाँ पे है ये, माउंट आबू में। माउंट आबू इकलौती चोटी है पूरे राजस्थान के अंदर या अरावली रेंज के अंदर, माउंट आबू वो ही एक इकलौता हिल स्टेशन है। उस हिल स्टेशन की सबसे ऊंची चोटी जो काउंट होती है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी लेंथ है, जिसकी जो हाइट है वो है 1722 मीटर, इतनी ऊंचाई पे है गुरु शिखर। ठीक है, कहाँ पे, इकलौते माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान में, वहां पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उदयपुर है, ये जो साउथर्न स्लोप है ना, स्लोप पता है ना आपको, हाँ, साउथर्न जो स्लोप है अरावली रेंज का, यहाँ पे है उदयपुर, और उदयपुर का दूसरा नाम है वेनिस ऑफ ईस्ट। इसको वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है उदयपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना कुछ रिवर्स हैं, सारी रिवर्स नहीं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ये बानस रिवर है, बानस रिवर ऐसे जाती है और जाके चंबल में मिल जाती है। ठीक है, वैसे एक लूनी रिवर है, लूनी रिवर यहाँ से चलती है, ये ऐसे करके यहाँ से बाहर निकल जाती है। और एक है साबरमती ऐसे यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे, ये साबरमती, लूनी और बानस, ये रिवर्स इसी एरिया से निकलती है, इन्हीं हिल से निकलती है और इंडिया के अंदर फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा मार्बल्स अरावली रेंज में मिलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा मार्बल्स मिलते हैं, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्बल्स अरावली रेंज में ही मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ पासिस भी हैं, जैसे पाली घाट एक पास है ऐसे, जो कि इसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। पासिस आपको पता है ना क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे पासिस बताए थे, जोजिला पास बताया था, खुंगड़ू पास बताया था, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक पास है जिसका नाम है पालीघाट पास, जो कि अरावली रेंज को नॉर्थ टू साउथ में डिवाइड करता है। एक और पास है देवेर पास, और तीसरा है देसूरी पास। देसूरी पास कहाँ है,
पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में देसूरी पास है। तो ये 3 पास जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट पासिस के अंदर आप इनको काउंट कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम देखते हैं विंध्या और सतपुरा रेंज। तो अब हम सतपुरा और विंध्या रेंजेस के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सतपुरा को देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज ऐसे पैरेलल में है, और शायद आपको पता भी होगा कि बीच में नर्मदा रिवर जाती है ऐसे। लेकिन ये तो बहुत बेसिक बात है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात असलियत में ये है कि ये जो सतपुरा रेंज है, ये सतपुरा रेंज एक कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ तक कोई रेंज नहीं जा रही, ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है। ऐसे करके ये एक रेंज गई, फिर दूसरी एक रेंज गई, और फिर तीसरी एक रेंज गई। ये जो पहले वाली रेंज है इसका नाम है सतपुरा। ठीक है, जो दूसरी रेंज है इसका नाम है महादेव, और तीसरी रेंज है इसका नाम है मायकाल। ये 3 रेंजेस है महादेव। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यूअसली कोई रेंज नहीं है, 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड करती है ये। अब हमने एक चीज देखी कि नर्मदा रिवर जो है वो इसके अंदर फ्लो तो कर रही है इन दोनों के बीच में, लेकिन वो निकलती कहां से है? नर्मदा रिवर मायकाल यहां से, इस वाली हिल से निकलती है। ये वाले जो माउंटेन्स हैं इसके बारे में हमने बात नहीं करी, ये फोल्ड माउंटेन्स है या ब्लॉक माउंटेन्स है। ये ब्लॉक माउंटेन्स है, ये फोल्ड माउंटेन्स नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लॉक माउंटेन्स है दोनों, विंध्या रेंज भी और सतपुरा रेंज भी। सतपुरा रेंज 3 पोर्शन में डिवाइड करती है, सतपुरा, महादेव और मायकाल। जो ये वाली रिवर है नर्मदा रिवर, ये मायकाल से निकलती है और ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट के पोर्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। ज्यादातर रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, और वो क्यों करती है वो मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, एक तो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि ये ज्यादातर हमारी रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट क्यों फ्लो करती है, लेकिन पूरी डिटेल में तो मैं आपको रिवर्स के अंदर समझाऊंगा जब हम रिवर्स पोर्शन करेंगे। ठीक है, दूसरी मायकाल से एक और रिवर निकलती है, वो है सोन रिवर, SON, सोन रिवर। ये सोन रिवर यहाँ से मायकाल से निकल के और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ऊपर से इधर ये नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन की तरफ फ्लो करती है, सोन रिवर। फिर तीसरा आता है, यहां से एक रिवर और फ्लो करती है, और इस रिवर का नाम है महानदी रिवर, महानदी रिवर। ये महानदी रिवर जो है वो ना तो मायकाल से निकलती है ना महादेव से निकलती है, लेकिन मायकाल के बिल्कुल नीचे, मतलब नियर बाय मायकाल, यहां से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है महानदी रिवर। ठीक है, फिर उससे अगला पॉइंट कह रहा है हाईएस्ट पीक जो है वो धूपगढ़ है। ये पूरा सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक जो है वो है धूपगढ़। लेकिन धूपगढ़ है कहाँ? ये महादेव, ये महादेव है ना, इस महादेव में है धूपगढ़, यहाँ पे। ये पूरे सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक है और ये हमें पता होनी चाहिए। और सेकंड हाईएस्ट है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? मायकाल में, यहाँ। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ जो कि महादेव में आती है, सेकंड हाईएस्ट है अमरकंटक जो कि मायकाल के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नर्मदा एंड तापी। ठीक है, सतपुरा रेंज के ऊपर जो फ्लो करती है इसका नाम है नर्मदा, और जो नीचे फ्लो करती है वो है तापी। इसको तापी भी बोलते हैं और ताप्ती भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, एक ही रिवर है ये। तापी और ताप्ती रिवर ये
बिलो मतलब सतपुरा रेंज के नीचे की तरफ फ्लो करती है, और ये रिवर भी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। दोनों की दोनों रिवर्स यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नर्मदा मेक्स धौलाधार वाटरफॉल बिफोर डिसॉल्विंग गल्फ ऑफ मन्नार। देखो यहाँ से सतपुरा रेंज गई और यहाँ से नर्मदा आई, ये सतपुरा रेंज ऐसे जा रही है, तो ये नर्मदा यहाँ से निकली और यहाँ से निकल के ऐसे गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ जाना शुरू कर दिया इसने। किसने? नर्मदा रिवर ने। लेकिन जब वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड उसने मूव किया तो वो कहीं पे तो टकराई होगी ना सतपुरा में, तो सतपुरा रेंज से वो टकराई, तो जहाँ पे वो टकराई यहाँ पे सबसे ज्यादा संगमरमर के मार्बल पाए जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा हाईएस्ट मार्बल पाए जाते हैं, हाईएस्ट मार्बल मैंने आपको अरावली रेंज में कहा था। मैंने कहा कि सतपुरा रेंज में संगमरमर के हाईएस्ट मार्बल के पीसेस पाए जाते हैं जब नर्मदा सतपुरा रेंज से मिलती है गल्फ ऑफ मन्नार में मर्ज होने से पहले। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये बेसिक चीजें थी जो सतपुरा रेंज के बारे में थी। अब हम विंध्या रेंज देखते हैं। विंध्या रेंज के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है ना डिस्कस करने वाली, वो ये है कि जैसे ये डिसकंटिन्यूअस रेंज थी ना सतपुरा रेंज, उसी तरीके से विंध्या रेंज भी डिसकंटिन्यूअस रेंज है। ये भी 4 माउंटेन्स में डिवाइड होती है ऐसे करके। फर्स्ट पोर्शन का नाम होता है विंध्यांचल, सेकंड वाले का नाम है बंडेर, थर्ड वाले का नाम है कामूर, और फोर्थ वाले का नाम है पारसनाथ। एक इंपॉर्टेंट चीज बस यही है इसमें नोट करने वाली, एक तो ये 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड होती है, विंध्यांचल, भंडेर, कुमुर और पारसनाथ। और उससे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें नोट करने वाली कि जो यहाँ से हमने सोन रिवर देखी थी ना, यहाँ से माइकाल से जो निकली थी, वो सोन रिवर यहाँ से निकल के कामूर और पारसनाथ से के बीच में से निकलती है। सोन रिवर, कामूर और पारसनाथ, इन दोनों माउंटेन के बीच में से ये रिवर निकलती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ठीक है, अब हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में देखते हैं। देखो वेस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट होते हैं महाराष्ट्र की साइड से, ठीक है, और पूरा यहाँ तक केरला तमिलनाडु तक आके मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स निकलती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। वेस्ट से स्टार्ट हुई, ये पहाड़ों से, ये जो ये पहाड़ है यहाँ से स्टार्ट होती है और ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। और जब ईस्ट की तरफ फ्लो करती है तो ये वाली जो रेंज है ना ईस्टर्न घाट वाली, उनको बीच में से ब्रेक करती हैं। ये देखो वेस्टर्न घाट जो है वो सारी की सारी कंटिन्यूअस घाट है, और जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है। वो किस वजह से डिसकंटिन्यूअस हुई? क्योंकि ये वाली ब्रेक कर रही है इनको। ईस्टर्न घाट अभी हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम वेस्टर्न घाट्स देख लेते हैं। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये सारी फ्लो जो कर रही है ये वेस्ट टू ईस्ट ही क्यों कर रही है? मतलब ज़्यादातर हम देखते हैं कि इंडिया की जितनी भी रिवर्स होती है मोस्टली वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। उसके पीछे रीज़न ये है, जैसे अभी हम वेस्टर्न घाट्स में ही देखते हैं। ये वेस्टर्न घाट्स वाला स्लोप है, ठीक है। मतलब कि ये हमारी जो अर्थ है ना वो इस हिसाब से है कि ये जो हाइट है ना, ये जो पीक है, इस वाली पीक की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पीक है माउंटेन की, ये पीक वेस्टर्न घाट से ज़्यादा है हमारी अर्थ की, ठीक है। जो हमारा एरिया है ये वेस्टर्न घाट से ज़्यादा उठा हुआ, और यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट्स बने हुए हैं ये वाले, ये लोअर स्लोप की तरफ है, और ये वेस्टर्न घाट्स जो है वो हायर स्लोप की तरफ है। तो यहाँ पे ये ऊंचा उठा हुआ है, जो हमारी जमीन है ना वो यहाँ से उठी हुई है और इधर की तरफ ऐसे करके झुकी हुई है, इधर की तरफ स्लोप जा रहा है अर्थ का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो इस वजह से जब स्लोप उधर की तरफ जा रहा है तो माउंटेन से जितनी भी रिवर्स बनती हैं वो सारी फ्लो करती हैं उधर की तरफ। तो जो फ्लो करेगी उधर की तरफ तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी, और वो जाके यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी,
ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारी की सारी जो भी इधर की तरफ फ्लो करा जिसने भी, लेकिन वेस्टर्न घाट्स को बीच में डिवाइड कर दिया उसने, सॉरी ईस्टर्न घाट को डिवाइड कर दिया उसने। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वेस्टर्न घाट के बारे में, कि वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं महाराष्ट्र में। मतलब कि ये जो जितना भी महाराष्ट्र का एरिया है, इसमें वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मतलब एक्चुअली क्या है, वेस्टर्न घाट के काफ़ी सारे नाम हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको रिकॉल करते हैं। तो जैसे इसको यहाँ पे जानते हैं सह्याद्री के नाम से, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। अन्नामलाई एंड कार्डिमम हिल्स कहाँ पे जानते हैं, केरला में। केरला में इसको अन्नामलाई और कार्डिमम के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, अब आपने ये देखा होगा कि जहाँ पे भी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं, इस एरिया को कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ये वाला जो एरिया है, ये नीलगिरी हिल्स बोलते हैं इसको। इसके नीचे भी 3 माउंटेन्स हैं, और वो माउंटेन्स है, पहला है अन्नामलाई, दूसरा है कार्डिमम और तीसरा है नगरकोयाल। ऐसे सबसे बड़ा अन्नामलाई है। अन्नामलाई में एक हाईएस्ट पीक है अन्नामुडी। अन्नामुडी पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की और पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक अगर कोई है तो वो अन्नामुडी है। पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक भी अन्नामुडी ही है। अन्नामुडी की जो ऑल्टीट्यूड है, जो उसका जो पीक है, वो है 2695 मीटर। ठीक है, अन्नामुडी के बाद अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है कालसूबाई पीक, और उसकी हाइट है 1646 मीटर। कालसूबाई पीक 1646 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहीं पे दोबा बीटा सेकंड हाईएस्ट, जैसे हाईएस्ट है अन्नामुडी, सेकंड हाईएस्ट है दोबा बीटा, वो भी यहाँ पे है। दोबा बीटा हाईएस्ट पीक है, यहाँ पे मिलती है दोबा बीटा। ठीक है, फिर उसके बाद है कुदेरमुख जैमली, हाईएस्ट है। पुष्पागिरी सेकंड हाईएस्ट है इन नॉर्थ सह्याद्री। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, अभी हम इसी साइड की बात कर रहे हैं, जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड होते हैं। ऐसे किस चीज से डिवाइड करा जाता है, 16 डिग्री। ये जो हमारा हमने पढ़ा था ना, जब आप एटलस देखते हो तो देखते हो ना 0 डिग्री 22.5 डिग्री, तो यहाँ पे 16 डिग्री पे काटते हैं। ये वाली जो लाइन जा रही है ना एटलस की, वो 16 डिग्री पे काटती है, और ये काटा हुआ वेस्टर्न घाट को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। तो जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, नॉर्थर्न वेस्टर्न घाट्स, इसकी हाईएस्ट है कुदेरमुख जैमी, और जो सेकंड हाईएस्ट है वो है पुष्पागिरी। इस जगह पे है कुदेरमुख जैमी और इस जगह पे है पुष्पागिरी। ये दो नॉर्थ वाले पोर्शन में, वेस्टर्न घाट्स के पोर्शन में आती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो वेस्टर्न घाट के बारे में हमें जाननी जरूरी थी। अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे, ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के बारे में बेसिक चीजें तो मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स के साथ ही बता दी कि वेस्टर्न घाट से कम हील होती है ईस्टर्न घाट्स की। दूसरा ये भी बता दिया मैंने आपको कि वहां से रिवर वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ ही क्यों फ्लो करती हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट था कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों के दोनों नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो उड़ीसा से शुरू होकर तमिलनाडु में ख़त्म होते हैं। मतलब कि इनकी जो स्टार्टिंग होती है ईस्टर्न घाट्स की, वो उड़ीसा से इस कोने से शुरू होगी, ठीक है, तमिलनाडु तक। फिर उसके बाद ये है कि वेस्टर्न घाट जो हमने देखे थे वो कॉन्टिन्यूटी में देखे थे। कॉन्टिन्यूटी में पूरा यहाँ से शुरू होके एक पूरे नीचे तक आ रहे हैं वेस्टर्न घाट्स। लेकिन ईस्टर्न घाट में ऐसा नहीं है, ईस्टर्न घाट बार बार बीच बीच में ब्रेक होते हैं, और वो रीज़न भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि रिवर्स जो है वो आके इनको बाइसेक्ट करती है इन माउंटेन्स को। तो वो बाइसेक्ट होने की वजह से बीच में गैप आ जाते हैं और ये कंटिन्यूसली रेंजेस नहीं है। अच्छा, इसकी रेंजेस कौन कौन सी है, देखो नीचे से हम देखेंगे साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे नीचे वाली जो हिल होती है वो होती है जावेडी हिल, उसके ऊपर आती है पालकोंडा रेंज, उसके ऊपर आती है नल्लामाला हिल्स, और उससे ऊपर आती है महेंद्रगिरी हिल्स। ठीक है, पूरे ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट सबसे ऊंची वाली
हिल कौन सी है, तो वो है विशाखापट्टनम हिल, ठीक है। और उसकी लेंथ है 1680 मीटर ऑल्टीट्यूड में, 1680 मीटर उसकी ऊंचाई है विशाखापट्टनम की। और सेकंड हाईएस्ट आती है महेंद्रगिरी की। महेंद्रगिरी इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे हम अपने ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को भी ख़त्म करते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे रेडीमेड सारे के सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे sscupscpdf.com। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेशन में बताइए। दूसरा कि अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट जैसे टॉपिक सोच रहा हूँ रिवर्स, या अगर मैं कोई और टॉपिक लेता हूँ और आप चाहते हो कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई और टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो आप चाहते हो तो मैं पहले उस टॉपिक को कवर करूँगा और उसके बाद अपने बाद में टॉपिक कवर कर लूँगा, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो काम कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं ही आपको पढ़ाऊँ, कोई और सब्जेक्ट आपको कोई और टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं। तो इसी हिसाब से अलग अलग पूरी हमारी टीम आपके सामने आएगी और आपके अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो कवर करके अच्छे से अच्छे बेस्ट आपको जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस है हमारा वो आपको प्रोवाइड करेंगे आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।